दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में फिजिक्स के ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट चल रहा है, जिसमें ऑप्टिक्स के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताया जा रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिन भी छात्रों को फिजिक्स के पिछले 3 साल का पेपर विद सॉल्यूशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पेपर प्रोवाइड कर दिया है। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजिक्स के पिछले 3 साल का पेपर विद सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में सभी को पता है शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, तो 500 स्टूडेंट को आज के इस वीडियो में जोड़ा जाएगा। लेकिन जो अभी आगे आपको प्रोसेस बताया जा रहा है उसको एकदम ध्यान से देखना और वीडियो एकदम लास्ट तक देखना। जितने भी स्टूडेंट इस साल जेईई मेंस एंड एडवांस टारगेट कर रहे हैं 2022 में, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी 3 बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे और सभी सब्जेक्ट की एकदम शेड्यूल प्लानिंग चलेगी। एक है RM 2.0 फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस, साथ में एक मेगा बैच है वो भी जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए, साथ में लीजेंड 2.0 है जो जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए है। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग आप देख सकते हो, 19 जनवरी को, 1 जनवरी 20 को और जनवरी 22 को। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इन बैचेस में 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर ट्रायल करना, तो 1 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेकर ट्रायल कर सकते हो। जैसे ही आपको अच्छा लगे, यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप अपने प्लान को एक्सटेंड कर सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जितने भी स्टूडेंट इस क्रैश कोर्स या इस बैच में जुड़ेंगे वो ये कोड इंटर करना बिल्कुल ना भूले। अगर ये कोड इंटर करते हैं तो उन्हें तुरंत 10% का फीस से डिस्काउंट मिल जाएगा, शुभम@12, और वो अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। कोटा जाने से बढ़िया, जब कोटा के टॉप फैकल्टीज आपको अनअकैडमी पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पर घर बैठकर सेल्फ स्टडी कर अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप अपना रैंक ला सकते हैं और आईआईटी में जा सकते हैं। ठीक है, जितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इस समय जो है हमारी प्रकाशिकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। जैसा कि मैंने बताया भी था कि प्रकाशिकी से जो है आपके 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, तो 12 नंबर में आपके थ्योरी भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो थ्योरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रकाशिकी के मैंने आपको करवा दिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं केवल प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि प्रकाशिकी का न्यूमेरिकल भी किस तरीके से पूछा जाता है। तो जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, हालांकि फिजिक्स में मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम यही रहती है कि सर हमको न्यूमेरिकल करना नहीं आता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ये दिक्कत रहती है फिजिक्स में। तो आज वो दिक्कत आपके सामने नहीं होने वाली है। बस इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। प्रकाशिकी का हर एक क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, इस बात की गारंटी है, अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले जो है प्रकाशिकी के थोड़े इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको भी आसानी हो। इजी टू हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले ही हार्ड क्वेश्चन लेके बैठ जाएंगे और पहले ही क्वेश्चन नहीं आएगा ट्राई करेंगे तो फिर तो मन हट जाता है ना। तो ऐसा करो, पहले जो है इजी टू हार्ड, ठीक है, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाया हूं मैं। क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस, ठीक है, तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं सारी चीजें लिख दे रहा हूं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है एक उत्तल लेंस रखा हुआ, ठीक है, उसके बाद अवतल है। तो इस तरीके से आपका एक हमने बना लिया उत्तल लेंस, ठीक है, और इसी के जस्ट बाद में क्या रखा हुआ है? एक अवतल लेंस रखा हुआ है, इसको भी मैंने बना लिया, और दोनों की फोकस दूरी क्रमशः दी गई है। अब इससे जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु स्थित है, तो मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर कोई वस्तु स्थित कितनी है? u की वैल्यू कितनी दे दी? 25 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, यानी v की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब अगर एक ही लेंस होता
तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं ना, ठीक है। अगर एक लेंस होता तो हम सिंपली ये फार्मूला यूज करते, लेकिन यहाँ पे एक लेंस है नहीं, दो लेंस है। तो दोनों लेंसों का जब भी आपस में दो लेंस या ठीक है एक साथ रखे जाते हैं तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही एक आसान रास्ता होता है। अगर फार्मूले आपके दिमाग में हैं तो कहीं पे आपको फंसना नहीं है, आप आसानी से करते चले जाएंगे। अगर फार्मूला नहीं पता है फिर तो आपको फंसना तय है, ठीक है। तो संयुक्त फोकस दूरी 1/f मान लेते हैं, इन दोनों का लेंसों का कंबाइंड फोकस दूरी जो है वो कितना है, f है। तो 1/f इक्वल टू होता 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। यहां पे देखो आपको फोकस दूरी f1 है और इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं f2, ठीक है। और एक चीज, जब भी बात करें अवतल लेंस की तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती। क्या होती है, नेगेटिव होती। वैल्यू रखो 1/f इक्वल टू 1/10 माइनस 1/50, ठीक। अब एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लेना तो आता ही है भाई, 12th स्टैंडर्ड में हो ना, 50, ठीक, 5 माइनस 1। अब ये 5 कहाँ से आया, यहाँ 1 कैसे आया भाई। पहले देखो डिनोमिनेटर यहाँ कितना था, 10 था, अब कितना हो गया 50। तो 10 का कई गुना हुआ, 5 गुना हुआ ना, तो ऊपर भी 5 से गुणा कर दो, ठीक, क्लियर। यहाँ 50 था, 50 का 50 आया, यानी ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आया कितना 1/f इक्वल टू 4/50, 2 से कैंसिल कर दो तो 2/25, ये चीज आ गया। यही वैल्यू उठा के यहाँ रख लो, यही वैल्यू क्या करो उठा के यहाँ पे रख लो 1/f की जगह। तो 1/f की जगह सीधे सीधे हम रख दे रहे हैं 2/25, ठीक है, इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है 25। ये माइनस में इधर आएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/25 और प्लस 1/25, कितना आ गया 3/25। तो यहां से देखो v इक्वल टू कितना हो गया भाई 1/v इक्वल टू ये आया, तो v इक्वल टू पलट दो चीजों को 25/3। तो 25 से 3 को भाग लगाओ, कितना आ जाएगा 8 3 24.33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो संयुक्त जो हमारे लेंसेस रखे हुए हैं इससे कितनी 8.33 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन एकदम क्लियर, कहीं पर कोई डाउट? अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं कोई डाउट है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो इसी तरीके से देखिए, अगर आप सिंपली बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो जितने भी न्यूमेरिकल मैं आज आपको करवाऊंगा वो सारे न्यूमेरिकल आपके दिमाग में तो बिल्कुल फिट हो ही जाएंगे, और इसके अलावा और भी इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे वो आप आसानी से कर ले जाओगे। चलिए अब एक क्वेश्चन करवाता हूं अपवर्तनांक का। एक कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, ठीक है। एयर टू ग्लास दिया हुआ है 3/2 कि पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, तो जब भी प्रिज्म की बात की जाए तो प्रिज्म में अल्पतम विचलन कोण कितना होता है, या विचलन कोण को हम किससे लिखते हैं डेल्टा एम से ना, ये आपको दे दिया 60 अंश, ठीक है। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी दे दी 60 अंश, ठीक है। यदि इसी प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए और हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी A&W इक्वल टू दे दिया आपको 4/3, ठीक है। तो विचलन कोण कितना होगा, तब ऐसी कंडीशन में डेल्टा एम आपका कितना होगा, मान लेता है एम डैश होगा, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एम डैश जो है आपसे पूछ रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करना है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए।
एक सूत्र मैंने आपको बताया था कि अपवर्तनांक और विचलन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध, ठीक है। तो क्या होता है, डेल्टा एम इक्वल टू होता है n-1 इंटू ए, जहां पे ए क्या है, प्रिज्म कोण है, जहां पे ए क्या है, प्रिज्म कोण है, ठीक है। अब ये कांच के सापेक्ष आपको सब कुछ पता है, कांच के लिए 60 अंश, n की वैल्यू भी पता है आपको कितनी है, 3/2, ये कांच के लिए है, लिख लो। इसके बाद वाटर के लिए अप्लाई किया जाएगा, -1 इंटू ए की वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है। तो चलिए 60 अंश कितना हो जाएगा, सॉल्व करो भाई, देखो 2 1 के 2 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो 1/2 ए, तो ए इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे देखो 2 से भाग है, दूसरी साइड आएगा, गुणा हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 अंश, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 120 अंश। अब पानी के लिए मान लो, वाटर के लिए कितना है, यही ना पूछ रहा हमसे, तो वाटर के लिए पानी के लिए देखो भाई, डेल्टा एम डैश इक्वल टू पानी का अपवर्तनांक कितना दिया, 4/3 -1 इंटू ए, वैल्यू रख लो सारी, डेल्टा एम डैश, इसका इसमें घर होगा 3 1 के 3 में से 4 में से 3 गया, कितना आएगा 1/3 और गुणे ए की वैल्यू कितनी, 120, ठीक है। तो डेल्टा एम डैश इक्वल टू 1/3 गुणे 120, 3 1 के 3 3 चौक 12, ठीक है, 40। तो विचलन कोण आपका कितना हो गया, 40, ठीक है। सिंपली ये फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूले का क्या किया गया, यूज किया गया, और आंसर आपके सामने है 2 लाइन में, ठीक है। समझ में आया। तो फार्मूले भाई मस्ट है, ठीक है। तो फार्मूले जो है हर एक चैप्टर के आपको अच्छे से पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, अब बोलोगे सर वो फार्मूला नहीं याद हो रहा, कैसे याद करें, तो उसका सिंपल सा ट्रिक है, जब मैं चैप्टर को पढ़ा रहा था उस टाइम भी मैं बताया था, या जब भी न्यूमेरिकल में करवाने जाता हूँ यही एक बात आप लोगों से बोलता हूँ कि जिस भी चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हो, उस चैप्टर के सभी फार्मूले को एक पेज पर राइट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय उस पेज को बिल्कुल सामने रखो अपने, ठीक है, समझ रहे हो ना। उस पेज को क्या करो, अपने सामने रखो, उसके बाद आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, ठीक है। जो फार्मूला आपको पता है अप्लाई करो, जो नहीं पता सामने पेज से देखो, आपको बार बार कॉपी या बुक पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक मैंने फार्मूले का PDF भी बना दिया, वो शायद आप लोगों को मिल भी गया है, मेरी वही PDF चोरी भी हुई थी, ठीक है। कोई फिजिक्स हिंदी करके एक चैनल है, उसने जो है मेरा ही PDF अपलोड कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा जो है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन जो है आपके थोड़े से हार्ड होते चल रहे हैं, यानी कि टफ होता चल रहा है, ठीक है। हाँ, हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें विस्थापन विधि का दिया था, लेकिन विस्थापन विधि जब आपको पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस से हट गया है, तो उसको हम लोग क्यों करें, हैं? वही चीज़ें करें जो आनी है बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखिए, 1.5 अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक n इक्वल टू कितना दिया है, 1.5, ठीक है। 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी, अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी, बात कर रही अवतल लेंस की, अवतल लेंस, ठीक है। फोकस दूरी इसकी कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव में होती है, तो हमने इसको जो है नेगेटिव लिख लिया, -20 सेंटीमीटर। फिर आगे दिया है इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले जल में डुबाया जाता है। ये अपवर्तनांक है आपका एयर यानी वायु का, ठीक है। और फिर दूसरा अपवर्तनांक आपको दिया है जल वाला 1.6, कितना 1.6।
तो ऐसी कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति बताइए। क्या पूछ रहा है? लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति निकालते हैं। इतने चीज आपको दिया है, आपको याद होगा। ठीक है, अपवर्तनांक से संबंधित फोकस दूरी का फार्मूला था 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का क्या करना है? यूज करना है। अब देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु के लिए, एयर के लिए। ठीक है, वायु के लिए जो चीजें हमें पता होती सबसे पहले हम वही सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें देखो हवा में फोकस दूरी पता है लेकिन जल में नहीं पता है, तो ये पता है, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? निकालना है, यही फाइंड करना। चलिए 1/f = na - 1/r1 - 1/r2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अरे भाई यही फार्मूला है, इसी में हमने थोड़ा सा जो है वायु के लिया तो वायु की जगह एयर वर्ड इस्तेमाल कर लिया है। इसकी वैल्यू यहाँ देखो -1/20 = इसकी वैल्यू यहाँ पे देखो 1.5 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ठीक, तो -1/20, 1.5 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा? 0.5। और 0.5 को हम लिख क्या सकते हैं? 1/2। क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं ना। 1/r1 - 1/r2। 2 से यहाँ भागा, दूसरी साइड आएगा, गुणा हो जाएगा। तो जब इसमें 2 से गुणा हो जाएगा तो -1/20 और गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/r1 - 1/r2। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। आया कितना? 10। तो ये आ गया -1/10 = 1/r1 - 1/r2। इसको बना लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू निकल गई। चलिए अब जल के लिए अप्लाई कर लो। (1/f W NW - 1/r1 - 1/r2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 दिया हुआ है, तो 1.6 - 1 1.6 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू देखो यहाँ निकाल चुके हैं समीकरण नंबर 1 में। कितना है? -1/10, तो -1/10। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई? 0.6। ठीक है, और माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस गुणे 1/10। ठीक है, गुणे 1/10। ठीक, अब क्या करो, यहाँ पे दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर दो। ठीक है, तो गुणे 10 कर दे रहा हूँ बटे 10। ठीक, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो 10 दाम नीचे हो गया आपका 100। ठीक है, और माइनस लगा है, माइनस लगाओ, इसका इसमें गुणा करोगे, करके देख लो, आएगा 6। ठीक है भाई, 10 6 60 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव तो उधर से 0 हट जाएगा। 1/f W। ठीक है, तो FW = कितना आ गया? माइनस का 100/6 भाग लगाओ, कितना आएगा? 15 छक्का 90, 16 छक्का 96। ठीक है, तो 16 टाइम्स जाएगा -16 बचा 0, 6 36 666। ठीक, ऐसे आने। ठीक है, तो FW = कितना आ गया? -16.6 सेंटीमीटर। आपसे प्रकृति पूछा था, माइनस आ रहा है तो लेंस कौन सा हो जाएगा? अवतल है तो अवतल ही है। ठीक है, माइनस साइन क्या बता रहा है? लेंस आपका क्या है? अवतल है। ठीक है, और क्या चीज पूछा था भाई? फोकस दूरी पूछा था। फोकस दूरी आपके सामने निकल के आई है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। नोट कर लो अगर नोट करना हो तो।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका प्रिज्म का है, ठीक है। देखो, कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना है। क्या है? कांच का जो अपवर्तनांक है वो हमें ज्ञात नहीं है। कोई समांतर प्रकाश किरण पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। मान लीजिए इस तरीके से हमारा कोई प्रिज्म है, ठीक। इसके किसी एक फलक पर प्रकाश किरण क्या होता है? आपतित होता है इस तरीके से। उसके बाद ये प्रकाश किरण देखो ऐसे आपतित हुआ, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे ना जाके ऐसे थोड़ा सा विचलित हो गया। तो ये जो विचलन कोण मापा गया, क्या मापा गया? विचलन कोण, यानी कि डेल्टा एम, ये मापा गया है कितना? आपका 40 अंश। कितना मापा गया भाई? 40 अंश, ठीक है। अपवर्तनांक आपको नहीं पता, इस प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञान अज्ञात है। आगे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 अंश है, ठीक है। और प्रिज्म का जो अपवर्तन कोण यानी जिसे हम लोग ए बोलते हैं, तो ए बराबर दे दिया है 60 अंश। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो सिंपली फार्मूला अप्लाई कर लो भाई। प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसमें रख लो वैल्यू n इजकल टू ए की वैल्यू 60, इसकी वैल्यू कितनी? 40। 60 40 हो गया 50, 50 में 2 से भाग लगाओ, सॉरी 60 40 हो गया 100, और 100 में 2 से भाग करोगे कितना आ गया? 50, और यहाँ बाई 2 है, तो ऊपर हो गया साइन 50, नीचे आ गया साइन ए की वैल्यू 60, 2 से भाग कर दो 30, ठीक है। तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 30 की वैल्यू आई होप जो है 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। और साइन 50 की वैल्यू दी हुई है, इसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया है भाई? इसमें देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे आपको, ठीक है, अगर साइन या किसी की वैल्यू आपकी 30, 60, 90, ठीक है, 15, इससे अगर डिफरेंट आया तो वैल्यू आपको जो है क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में वैल्यू आपको दी जाएगी। अगर इससे अलग आया, ठीक है, यही आ गया तब तो कोई दिक्कत, क्योंकि ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर इससे हटकर आ गया तो वैल्यू आपको जो है पेपर में दिया जाएगा। तो इन सबको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.53, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो अगर ये चीज जो है क्वेश्चन में आ गया, मतलब पेपर में आ गया, तो इसकी वैल्यू ही नीचे क्वेश्चन के बाद में लिख दिया जाएगा, ठीक है, वो लिखा रहेगा। चलो, अपवर्तनांक निकल गया। ये अपवर्तनांक आया किसका? प्रकाश किरण आ रही थी हवा से कांच के अंदर, तो यानी हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है ये, ठीक है। आगे बढ़ो, और क्या पूछा? यदि प्रिज्म को जल जिसका अपवर्तनांक दिया, ठीक है, जल का अपवर्तनांक AnW बराबर दिया है कितना? 1.33। प्रिज्म को इसी जल में अब डुबो दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रिज्म को इसी जल में डुबो दिया जा रहा है या रख दिया जा रहा है। तो समांतर किरण पुंज के लिए विचलन कोण कितना होगा? तो ऐसी कंडीशन में विचलन कोण आपका कितना होगा? डेल्टा एम डैश मान लेते हैं, यही हमें निकालना है, ठीक है। क्या करना है? यही हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए एक चीज यहां पे, प्रिज्म आपका एयर में रखा था, कहां था? हवा में, ठीक। तो अपवर्तनांक हमने क्या निकालना? एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास। अब यही प्रिज्म कहां? पानी में, तो अपवर्तनांक क्या होगा? वाटर टू ग्लास, यानी अब प्रकाश किरण क्या होगी? पानी के अंदर से होके ना प्रिज्म में जाएगी, तो क्या हो जाएगा? वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, वाटर टू ग्लास। तो इसकी वैल्यू जो होगी स्टूडेंट, ANG अपान ANW। फार्मूला याद करने का सिंपल ट्रिक देखो, जो यहां होता है वो नीचे रहता है और जो बाद में होता है वो ऊपर जाता है, ठीक है। कितना हो गया इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू दी हुई है एयर टू ग्लास, अभी भी मैंने निकाला है 1.53
इसकी वैल्यू दिया है 1.33, ठीक है। तो दशमलव बराबर बराबर अंकों पे हटा लो यार, क्या दिक्कत है, कहाँ है दशमलव लगाए हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं विचलन कोण डेल्टा एम हो गया, फार्मूला यही है, अब अप्लाई कर लो। WN G = साइन A प्लस डेल्टा एम डैश अपान 2 डिवाइडेड बाई साइन A/2, ठीक है। तो साइन A/2 का मतलब साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है 1/2 होती है। इधर देखो, इसकी वैल्यू ये रही 153/133। ये कटेगा यार किसी चीज से, हाँ नहीं कटेगा ना, उठा के सीधे सीधे भाग कर देना, ठीक है। इससे इसमें भाग कर देना, 1 दशमलव समथिंग आएगा, हाँ इक्वल टू, ये नीचे गुणे में इधर आया, मतलब भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा साइन A/2 इक्वल टू ये चीज़ बचा साइन A प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2, ठीक, कोई समस्या नहीं। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 दशमलव समथिंग के आसपास आएगी, 1.15 आएगी इसकी वैल्यू, गुण ए की वैल्यू कितनी है 60 अंश, तो यहाँ पे जब आप 60 रखोगे कितना आ जाएगा 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर साइन A प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2, ठीक है, A प्लस डेल्टा एम बटे 2। अब देखो कितना आता है, तो चलिए 1.15 को क्या करो 2 से भाग कर दो, तो कितना आ गया, जाएगा नहीं, दशमलव लगा तो 2 पंचे 10, ठीक है, उसके बाद फिर 15 हो गया, 2 से 14, 2 पंचे इतना आ गया, ठीक है, इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2, ठीक। ये वैल्यू देखो लगभग कितनी है, ठीक है, लगभग ये वैल्यू कितनी है, ये लगभग आधा है, मान के चले अगर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर ये देखा जाए तो ले दे के कितना आधा, ठीक है, तो यानी अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाओ और इसको लिख सकते हैं साइन 30 अंश, क्योंकि ये 1/2 के बराबर, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है, तो 0.5 के आसपास इसको मान लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन A प्लस डेल्टा एम डैश बाई 2, ठीक है, तो साइन से साइन का कटा, आंसर आया क्या, A प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2 बराबर 30 अंश, 2 से इधर भागे, दूसरी साइड जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो A प्लस डेल्टा एम डैश बराबर 60 अंश, 30 दूनी 60, तो A की वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड यार, A की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, हाँ 60 अंश है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अप्रॉक्सीमेट मानेंगे तो डेल्टा एम की वैल्यू तो आपको ऐसे तो 0 आ जाएगी, ठीक है, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेशन में समस्या हो गई, ठीक है, चलिए निकाल लिया जाए। तो ये है, तो A प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर साइन इधर आएगा साइन इनवर्स 0.575, ठीक है। तो अच्छा एक चीज बताओ, साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। अब ये वैल्यू देखो 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1/2 से क्या ज्यादा है, ठीक है, तो 1/2 से जब ज्यादा है तो हम इसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, कितना ज्यादा है 0.7 के आसपास ज्यादा है, तो यही चीज जो है बढ़ा देते हैं, ठीक है, यही चीज है ना, ठीक। चलिए तो हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू लगभग जो है 30 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है, 30 से जो थोड़ा क्या होगा ज्यादा होगा, तो चलिए थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा, तो
साइन इनवर्स ये कितने की वैल्यू हो गई, साइन 35 अंश मान लेते हैं। ठीक है, हाँ एक समस्या आप लोगों के सामने उठ रही होगी, मुझे पता है। समस्या ये है कि यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर आपने तो डायरेक्टली 35 अंश मान लिया। मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है, वो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दो चीजें आपके सामने आई थी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या थी, दो चीजें आपके सामने आई थी। एक जो है साइन 50 अंश आया था। ठीक है, तो उसकी भी वैल्यू देगा साइन 50 अंश। ठीक है, क्या आया था, साइन 50 अंश। दूसरी वैल्यू आपको ये भी दी जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू कुछ इस तरीके से दी जाएगी, ये चीज लिखा रहेगा साइन 35.1 अंश बराबर 0.575। ठीक है, ये वैल्यू लिखी जाएगी। तो अगर आपकी वैल्यू इतनी आ गई तब आप उसकी जगह ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो a प्लस डेल्टा एम डैश बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया, साइन कट्टा 35 अंश, इधर जाएगा 70, तो डेल्टा एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 60, तो आया कितना 10। ठीक है, तो अब जब प्रिज्म को पानी में डुबो दिया गया है तो उसका विचलन कोण कितना हो गया, 40 से घटकर कितना हो गया 10। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपके प्रकाश की यानी पहले वाले चैप्टर में किरण प्रकाश की, ठीक है, में जो भी क्वेश्चन थे, जो भी आपके न्यूमेरिकल थे, वो मैंने आपको जो है थोड़ा सा इजी टू हार्ड की तरफ ले चल के सॉल्व करा दिया हूं। अब इस पर जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई समस्या आती हो, ठीक है, तो आप मुझे पेज नंबर बता सकते हैं कि सर इस पेज पे ये वाला क्वेश्चन मुझे दिक्कत हो रही है, और बुक का नाम आप बता दीजिएगा। आप कुमार मित्तल का लगा रहे हैं तो भी बता देना कि सर मित्तल में ये पेज इस पर है, एनसीईआरटी का सॉल्व कर रहे हैं तो भी बता देना। ठीक है, या कोई क्वेश्चन बैंक से अगर सॉल्व कर रहा है तो वो भी बता देना, अनसॉल्व से कर रहे हो तो वो भी बता देना कि सेट नंबर कौन सा है। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको न्यूमेरिकल से घबराने की जरूरत नहीं, बस आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, कहीं समस्या आती है, न्यूमेरिकल का नंबर जो है यानी कौन सा न्यूमेरिकल है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चन जो है आपके डिस्कस कर दिए जाएंगे।